मेरा चश्मा मंगाना किसी चेला से उधर से। हाँ एक्चुअली आज मैं गाड़ी वहीं भूल गया था ना। हाँ हाँ, उसी के अंदर, दराज के अंदर। किसी चेला को बोल देना। नहीं नहीं बेटा। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? क्या बेटा? अच्छा बेटा, चलिए। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार याद दिला दें कि पिछली क्लास में लेके आना मेघराज प्लीज। आ, देखो बेटा, प्लीज एक बार हम याद दिला देते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा, पिछली क्लास में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने सबसे पहले इंट्रो दिया था कि जो ये एक्ट है ये बेटा लागू कब से है। उसमें तीन बातें बताई थी कि 1 सितंबर 1872 से लागू है। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट में लागू है। हाँ सूर्य बेटा भी बताते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने बताया था कि जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था देर वॉज कितने सेक्शन से बेटा? 266। कितने भागों में बांटा गया था? 11। बट आफ्टर दैट टाइम टू टाइम बेसिस पे, जरूरत के बेसिस पे इसको बेसिकली 4-5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कुछ पोर्शन इंडियन जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ट्रांसफर किए गए, कुछ पोर्शन सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, फिर कुछ पोर्शन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फिर कुछ पोर्शन बेटा इसके बाद इसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट में, राइट। फिर हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप का मतलब। पार्टनरशिप का मतलब बता दिया था, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बता दिया था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब उन्होंने बताया था कि जब दो पार्टी के बीच में आपस में एग्रीमेंट किया जाए, जो एग्रीमेंट इनफोर्सिबल एट लॉ हो, मतलब दोनों पार्टी जिस एग्रीमेंट में आपस में लीगली क्या हो बेटा? बाउंड हो। फिर हमने दूसरी बात बताई थी, दो बातें, कि जनरली कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट का होना और एक इनफोर्सिबल बाय लॉ। फिर बेटा हमने एग्रीमेंट के बारे में आपको बताने की कोशिश की कि एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग फॉर कंसिडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। फिर एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें बताई, नहीं याद रहे तो व्हेन ऑफरी इज गिवन हिज कंसेंट ऑन ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिस, प्रॉमिस विथ कंसिडरेशन नोन एज ए एग्रीमेंट। फिर बता था एग्रीमेंट के अंदर दो कैटेगरीज होती है, टू डू एक्ट और अब्सटेन टू डू एक्ट, राइट। फिर हमने बताया था इसके बाद इसके बाद डिस्कस किया था कि भाई इनफोर्सिबल बाई लॉ क्या होता है। इनफोर्सिबल बाई लॉ का मतलब होता है लीगली बाउंड फ्रॉम दियर प्रॉमिस, मतलब जो पार्टी लेन देन में इंटर्ड हो रही है वो अपनी बात से लीगली क्या होना बेटा? बाउंड होना, राइट। ये बता दिया था। फिर हमने आपको बताने की कोशिश की थी इसके बाद, बताया था जनरली ऑल एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ होता है एक्सेप्ट कौन कौन से एग्रीमेंट? सोशल और डोमेस्टिक। फिर बेटा हमने कॉन्ट्रैक्ट और इसमें डिफरेंस बताए थे, है ना। चार डिफरेंस बताए थे, फिर से बता देते हैं। एक मीनिंग का डिफरेंस आप लिख सकते हो। दूसरा क्रिएशन, एग्रीमेंट कैसे क्रिएट होता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस से। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है बेटा? एग्रीमेंट एंड इनफोर्सिबल बाई लॉ। फिर तीसरी बात हमने बताई थी इनफोर्सिबल बाई लॉ, एग्रीमेंट इनफोर्सिबल हो भी सकता और नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा? इनफोर्सिबल। फिर चौथी बात बताई थी कि पार्टी जो बाउंड होती है बेटा, जहां पे एग्रीमेंट में पार्टी बाउंड हो भी सकती है और नहीं, बट इनफोर्सिबल बाई एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी मस्ट भी क्या होगी? बाउंड होगी अपने प्रॉमिस से। चलिए बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखो। हाँ, आगे बढ़े बेटा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिखो बेटा। सेक्शन, सॉरी पहले लिखो इसको दो पार्ट में इसने कर दिया है। आप लिखो एसेंशियल
condition for a valid contract. क्या बेटा? बेटा अभी दे देंगे, क्या बात करते हो? लिखो बेटा, as per section 10 other than as per section 10. लिखो बेटा, there must be created an agreement between party except social agreement, domestic agreement. बोले बेटा, बोलना स्टार्ट करें। देखो बेटा, पहली बात लिख लिया, अब दूसरी बात लिखो, फिर आपको अच्छी तरह से बताते हैं हम। दूसरी बात लिखिए, आ जाओ बेटा। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट should be capable and competent person except minor person, unsound person, disqualified person। बेटा लिखो, बोलना स्टार्ट करिए बेटा। देखो बच्चे, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोलना स्टार्ट करें, अभी एक एक करके यही पढ़ना है। और ये भी याद रखो कि जो आज हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरव्यू है। मतलब ये जितने हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, यही आगे जाकर के टॉपिक बन जाएगा
और एक एक करके हम लोग को सारे यही टॉपिक पढ़ने हैं। मतलब जितने ये पॉइंट बता रहे हैं यही आगे जाकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टॉपिक बनने वाला है। अभी हम आपको प्रूव भी करेंगे। देखिए बेटा, हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल कंडीशन फॉर ए वैलिड, आ जाओ बेटा कितने दिन बाद आए हो? 1.5 महीने 2 महीने? कैवन क्या बात करते हो बेटा। चलिए अब यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सामने देखिए, एसेंशियल कंडीशन फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इधर देखो बेटा, इसका मतलब होता है, पहले समझना, लिखना नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दो पार्टी के बीच में आपस में लेन देन किया जा रहा है, इस लेन देन को कब हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह हुआ कि दोनों पार्टी उस लेन देन में लीगली एक दूसरे से लीगली बाउंड होगी कब। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो दो पार्टी के बीच में लेन देन होता है, वो लेन देन में दोनों पार्टी एक दूसरे से लीगली बाउंड कब होगी। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो बेटा सबसे पहली बात कि भाई कॉन्ट्रैक्ट, देखो बेटा एसेंशियल कंडीशन जो है उसके दो बेस है। एक सेक्शन एज पर सेक्शन 10 में डिफाइंड है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, और एक एज पर सेक्शन 10 में डिफाइंड नहीं है बट तो भी हमें करना है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो बेस है, एक डिफाइंड है एज पर सेक्शन 10 और एक डिफाइंड नहीं है, राइट। तो पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि जो एज पर सेक्शन 10 में ऑलरेडी डिफाइंड है वो है क्या। देखो बेटा सबसे पहली चीज है कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टी को क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्यों करना पड़ेगा जरा बताओ बेटा? क्योंकि दोनों पार्टी जब तक एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगी नहीं तब तक कभी एग्रीमेंट बन सकता है क्या? और आपने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस क्या होता है? तो जरा बताओ बेटा, जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। तो सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टी को आपस में एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपस में एक दूसरे से गुड्स और सर्विस एंड पैसे के लिए एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? प्रॉमिस। लेकिन यह भी याद रखना है कि वो जो एग्रीमेंट करेंगे वो किस तरह का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जरा बताओ बेटा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? इनफोर्सिबल बाय लॉ। और बेटा आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, क्या क्या? एग्रीमेंट और इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो हमने पहली बात तो सीख ली, ये सीखी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टी को सबसे पहला काम आपस में क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट। मतलब आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये जरूर याद रखना है वो प्रॉमिस किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए? सोशल और डोमेस्टिक। ये बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। फिर दूसरी बात लिखी है कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा आधे बच्चों को ये नहीं पता होता है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिनके बीच में लेन देन किया जा रहा है, लाइक जैसे एक्स और वाई, इनके बीच में जो लेन देन किया जा रहा है, यहां लिखा है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है साउंड माइंड होना, और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है मेजर होना। मतलब इससे यह पता चला कि जो दो पार्टी के बीच में ये लेन देन किया जा रहा है, लेन देन का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो किया जा रहा है ये एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे से लीगली तभी बाउंड होंगी जब जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ये लोग साउंड होने चाहिए एज वेल एज क्या होने चाहिए? मेजर। मतलब दूसरी चीज हमने ये बताने की कोशिश की कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा, राइट ना? कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जिनके बीच में लेन देन किया जा रहा है दे आर साउंड एज वेल एज क्या होने चाहिए? मेजर, राइट। जनरली फिर आगे लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जनरली यहां पे सब लोग को हम कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट मानते हैं सिवाय 3 लोग को छोड़ करके।
इंडिया में ऐसे ये 3 लोग होते हैं जो कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट ट्रीट नहीं किए जाते। कौन कौन से लोग बेटा? माइनर पर्सन, अनसाउंड पर्सन और क्या है? डिस्क्वालिफाइड। बेटा ये हमने बार बार बता रहे हैं कि ये सब टॉपिक है। जैसे पहला कंडीशन क्या था? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनता है जरा बताओ बेटा? ऑफर और एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, याद है ना? तो इसलिए आपका पहला चैप्टर आप देखेंगे ऑफर एक्सेप्टेंस है, दूसरा चैप्टर है, दूसरी यूनिट है कंसिडरेशन, देख लेना। तीसरी यूनिट है तीसरी यूनिट में फ्री कंसेंट और ये है राइट ना कैपेसिटी टू पार्टी। तो आपको जितने पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वही आगे जाके टॉपिक वाइडर टर्म में इन्हीं के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग रिव्यू ले रहे हैं। तो आज हमने पहली बात बता दी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। दूसरी बात, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, बेटा सामने देखो, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है दे आर कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। कैपेबल का मतलब साउंड माइंड, कॉम्पिटेंट का मतलब मेजर। दूसरी बात बताई कि जनरली ये लोग कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट ही माने जाते हैं, सिवाय कौन कौन से लोग को छोड़ करके? माइनर, अनसाउंड पर्सन, डिस्क्वालिफाइड। बेटा माइनर क्या होता है, अनसाउंड क्या होता है, डिस्क्वालिफाइड। ओरली हम बता देते हैं, आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। माइनर का मतलब जिसकी एज 18 साल से कम है उसे माइनर बोलते हैं। अनसाउंड का मतलब जो पागल है। डिस्क्वालिफाइड का मतलब जिसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है डिस्क्वालिफाइड। जैसे इंसॉल्वेंट समझते हो, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, जेल में है, कन्विक्टेड पर्सन, ये सब क्या होते हैं बेटा? डिस्क्वालिफाइड। तो ये लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर, इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना? इफ इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया दूसरी बात? चलिए अब तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा लिखो बेटा। फ्री कंसेंट। अरे क्या बोल रहे हैं? कोर्सन, अंडी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, अनड्यू, UNDUE, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, अभी सबका मतलब बताएंगे। और लास्ट है मिस्टेक, इसकी हिंदी होती है धमकी देना। हो गया, थैंक यू। इसका मतलब होता है मानसिक दबाव। इसका मतलब होता है धोखा देना। इसका मतलब होता है गलत जानकारी देना। इसका मतलब होता है गलती से। लिखो बेटा, लिखिए बेटा। ऑनलाइन बच्चे प्लीज लिखो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज बेटा लिखिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, धोखा देना, धोखा देना, गलत जानकारी देना। और चलिए ऑनलाइन में बच्चे, बेटा किसी बच्चे कुछ पूछना है प्लीज?
चलिए बेटा बताते हैं, लिख लो पहले आप लोग। बेटा बोलना स्टार्ट करें। लिख लिया बच्चे? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं जरा बताओ। हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। उसमें पहली चीज क्या बताई कि जरूरी समझने के लिए इसके दो बेस होते हैं, एक एज पर सेक्शन 10, एक अदर देन एज पर सेक्शन 10। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एज पर सेक्शन 10। एज पर सेक्शन 10 में हमने तीसरी बात लिखी है। तीसरी बात क्या लिखी है जरा देखते हैं बेटा। यहां पे लिखा है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट गिव्स हिज फ्री कंसेंट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिनके बीच में लेन देन किया जा रहा है, उनके बीच, जिनके बीच में लेन देन किया जा रहा है, ये लेन देन कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दोनों पार्टी एक दूसरे से लीगली तभी बाउंड होंगी, कानूनी रूप से दोनों पार्टी एक दूसरे से तभी बाउंड होंगी जब एग्रीमेंट जो किया जा रहा है इसमें जो दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे को कंसेंट दे रही हैं, मतलब गुड्स को खरीदने बेचने के लिए एग्रीड हो रही हैं, वो फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है कि वो अपने मर्जी से गुड्स को बेचने के लिए तैयार हो रहे हो और दूसरी पार्टी अपने मर्जी से खरीदने के लिए तैयार हो रही हो, उसी को हम फ्री कंसेंट बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जहां पे दोनों पर्सन एग्रीड राइट ना ऑन सेम थिंग, सेम वैल्यू, सेम मैनर, जहां पे दोनों पार्टी सेम मैनर, सेम थिंग, सेम वैल्यू पे क्या हो जाए, एग्री हो जाए। इसका मतलब दोनों पार्टी बिना किसी के दबाव से जब कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे से लेन देन करने के लिए प्रॉमिस कर लेते हैं तभी उस प्रॉमिस को हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। तो वही चीज हमने लिखा है, इधर देखो बेटा, हमने लिखा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब विदाउट एनी फिजिकली या मेंटली प्रेशर। आप अपने मर्जी से जब कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं तभी उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री कंसेंट। फिर हमने लिखा है कि जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट टू बी फ्री, मतलब जनरली कोई भी जो लेन देन किया जाता है वो फ्री ही होता है। फ्री मतलब समझ गए ना बेटा, विदाउट एनी प्रेशर, एक्सेप्ट ये 5 केसेस को छोड़ करके। मतलब हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि ये 5 केसेस को छोड़ करके और किसी पर्पज के लिए लेन देन किया गया है किसी तरीकों से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फ्री कंसेंट माना जाता है। लेकिन जब हम किसी को धमका करके उससे लेन देन कर ले, राइट ना बेटा, धमकाने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जैसे राइट ना पड़ोसी है, अब हमारे पास एक कार है, अब ब्लैक कलर की कार थी, पड़ोसी को ब्लैक कलर की कार पसंद आ गई, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि सर आप अपनी ब्लैक कलर वाली कार हमें बेच दीजिए, ओके, और इसको आप दूसरी कार परचेज कर लीजिए और राइट ना हमें 5 लाख का बेच दीजिए। हमने बोला भाई पहली बात तो हमें कार बेचनी नहीं है और कार की मेरी मार्केट वैल्यू है 14 लाख रुपए, हम आपको कैसे 5 लाख में बेच दें, राइट ना। जो पड़ोसी थे वो मार धाड़ वाले थे, एक दो बार बोले, हमने रिजेक्ट कर दिया। एक दिन उन्होंने फोन किया कि ऐसा है सर आप अपनी कार बेचते हो कि नहीं, हमने बोला नहीं बेचेंगे भाई, हमने बोल तो दिया। बोले समझ लीजिए, हमने कहा भाई क्या करोगे, उन्होंने बोला अच्छा है आपका बच्चा स्कूल जाता है, मतलब बच्चों को किडनैप कर लेंगे या कुछ कहे। बेटा मैं तो डर गया, हमने सोचा एक बार वाइफ की बात होती तो कंप्रोमाइज कर सकते थे यार, ले जाओ हमारी तरफ कोई बोल देता है और कोई नहीं बोलता है ना बेटा। बेटा रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या हो गया, वाइफ भी सुन लेगी, कम से कम उसे पता, अब हमारी ऐसी तो हिम्मत है नहीं सामने बोलने की, तो कम से कम यही सुन करके समझ जाए, ओके। तो ऐसे केस में मैं प्रेशर में आकर के ओके बेटा कंसेंट दे दिया, तो यहां पे हमारे और उस पड़ोसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया दैट विल बी कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, कोर्सन। फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्सन माना जाएगा। अभी पढ़ेंगे वाइडेबल हो जाएगा, अभी आगे पढ़ेंगे। मतलब वो फ्री कंसेंट ट्रीट नहीं होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। या अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मानसिक दबाव, मौके का फायदा उठाना, मोरल प्रेशर।
जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी के इच्छा पे डोमिनेट करती है। देखो बेटा, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जहां पे बड़ा बड़ा मेंबर जो होता है वो छोटे के मेंबर पे इच्छा पे डोमिनेट करता है। जैसे टीचर स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो बेटा जनरली क्या होता है कि टीचर ही स्टूडेंट के विल पे क्या करता है बेटा, डोमिनेट। जैसे यहीं की बात करें, अब कोई बच्चा गया था दिवाली में, उसके फादर राइट ना, फादर ने उसे एक मोबाइल दिला दिया एप्पल का। अब वो मोबाइल लेके आया, थोड़ा सा कम पड़ता था, हमारी नजर मोबाइल पे पड़ गई, हमें सोचा इससे मोबाइल कैसे लिया जाए। 2-4 बार उससे हमने क्वेश्चन पूछा और उससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा है नहीं बेटा, टेंशन मत लेना। ओके, 2-4-5 बार क्वेश्चन पूछा, वो बेचारा नहीं बता पाता था क्योंकि उससे डिफिकल्ट। फिर एक दिन हमने बोला तुम पढ़ते लिखते नहीं, बताओ इतना हाई फाई मोबाइल लेकर के आप घूमते रहते हो, माँ बाप को बेवकूफ बनाते हो, ऐसा 2-4 बार बोला। उसके बाद एक दिन उसे बुलाया, हमने बोला ऐसा है बेटा, ये मोबाइल आप हमें बेच दीजिए। अब वो मोबाइल की वैल्यू है 60,000 रुपए। हमने बोला हमसे 20,000 रुपए लेकर के आप बेच दो, दूसरा कोई मोबाइल ले लो बेटा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे केस में हो सकता है स्टूडेंट वहां पे लड़ाकू होगा तो बोलेगा क्यों बेचे भाई, एक तो ये है। लेकिन हो सकता है क्या है, अभी यूपी बिहार वाले बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट है टीचर के प्रति। दिल्ली वाले बच्चे तो ऐसे ही होते हैं भाई, देखो जो टू बी फ्रैंक, तो दिल्ली वाले यूज एंड थ्रू वाला काम करते हैं। नहीं नहीं, वो भी बच्चा यही बेसिकली, कोई बात नहीं। इधर देखिए बेटा, अब ऐसे केस में यहाँ पे 2 बातें। अब वो बच्चे ने मन में सोचा कि इफ सर को मोबाइल नहीं देंगे तो ऐसा ना हो सर फिर क्लास में बार बार लड़कियों के सामने टॉर्चर करेंगे, इंसल्ट होगी, है ना, तो बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, कहीं बात चल रही होगी उसकी। ओके मैंने गलत बोल दिया क्या? अच्छा, तो मेरा बस कहने का मतलब है वो बच्चा प्रेशर में आ सकता है कि नहीं आ सकता। जैसे बेटा भाई बहन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, हमेशा बड़ा मेंबर, जो बहन होगी बड़ी तो वो डोमिनेट करेगी, भाई होगा तो वो डोमिनेट करेगा। फादर सन या फादर डॉटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें तो अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना। अभी हम आगे पढ़ेंगे सब चैप्टर, बहुत बढ़िया से। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी को धोखा दे करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, दिखाया कोई चीज दिया दूसरी कोई चीज। जैसे कनॉट प्लेस में जाओ ना, वो लेकर के घूमते रहते हैं, दिखाएंगे दूसरी वॉच और दे देंगे दूसरी वॉच आपको, घर लाओगे चलेगी नहीं, है ना। तो इस तरह का जो फ्रॉड वाला काम किया जाता है वो हो गया। या किसी को गलत जानकारी देना, प्रोडक्ट के बारे में ही गलत इंफॉर्मेशन देना, ओके बेटा, और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, है ना। या गलती से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाना। ये 5 ऐसे चीजें होती हैं जहां पे जिनके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि सर इसमें और इसमें फर्क क्या है। देखो बेटा, पहला में तो धमका करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, दूसरे में क्या है, मेंटली मौके का फायदा उठाना, ब्लैकमेल समझते हो ना, ब्लैकमेल, मौके का फायदा उठाना, ओके बेटा, वो दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में क्या है, धोखा देना। चौथे में भी धोखा देना होता है, लेकिन तीसरे और चौथे में बस फर्क ये है, तीसरे में हम इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन देकर के धोखा दे रहे हैं और चौथे में गलती से धोखा दे रहे हैं। जैसे हमारे पास हमने कोई पुराना मोबाइल खरीदा, नया मोबाइल खरीदा, अब जिससे नया मोबाइल खरीदा उसने नया बता करके बेच दिया, लेकिन था वो एक्चुअल में पुराना, तो उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। बताया क्या, नया मोबाइल, और दिया कौन सा, पुराना सेकेंड हैंड। तो उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। अब हमने मोबाइल यूज नहीं किया था, हमें लगा कि ये नया मोबाइल है, हमने आगे इस बच्चे को फॉरवर्ड किया, क्या बताया, नया मोबाइल, और बेच दिया। दोनों में क्या फर्क है, उसने तो मेरे साथ फ्रॉड किया लेकिन मैंने इस बच्चे के साथ फ्रॉड नहीं किया, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। दोनों में बस ये फर्क होता है कि गलत इंफॉर्मेशन दोनों में देकर के कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन एक में इंटेंशनली और एक में बाय मिस्टेक। मतलब हमें लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं बट एक्चुअली वो क्या रहता है, गलत। ओके, अब आप बोलेंगे फिर इसमें क्या फर्क है ना। इसमें और इसमें ये फर्क होता है, मिस्टेक का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि मैं नहीं बताऊंगा कि, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, अब वो पुराना मोबाइल है, हम इस बच्चे को बोलते हैं कि हमारे पास ये मोबाइल है, हमने नया नहीं बोला पुराना भी नहीं बोला, बेटा समझ लो। मिस रिप्रेजेंटेशन में हम साफ साफ इस बच्चे को बोलेंगे कि हमारे पास नया मोबाइल है और हम आपको सेल करेंगे, और वो एक्चुअल में क्या था, पुराना मोबाइल।
ये मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस्टेक में क्या होता है कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये बच्चा गलत समझ लेगा। जैसे हमने बोला हमारे पास ये मोबाइल है जिसकी वैल्यू 20,000 है, अब इन्होंने 20,000 सुना, सोचा कि इतना महंगा क्यों, इसका मतलब नया मोबाइल है। इन्होंने हमसे पूछा नहीं, कंफर्म नहीं किया, नया समझ करके खरीद लिया। इनकी गलती है ना, मेरी कोई गलती है क्या? हमने क्या बोला था, क्या नया मोबाइल? इसको क्या बोलेंगे? मिस्टेक। बेटा सब आगे हम पढ़ेंगे ये सब सारी अच्छी तरह से। तो आपको ये याद रखना है कि ये 5 ऐसे केसेस होते हैं जिनके थ्रू इफ हम कोई भी लेन देन करते हैं तो वो लेन देन को हम फ्री कंसेंट नहीं मानते। क्या नहीं मानते बेटा? फ्री कंसेंट। आगे बढ़े, चलिए अब एक क्वेश्चन बताओ बेटा आप लोग। जैसे हमारे पास 2 हॉर्स है, एक राइट ना रेस हॉर्स है और एक कार्ट, मतलब जो शादियों में यूज किया जाता है। मैंने एक मिस्टर वाई के साथ एग्रीमेंट किया एक हॉर्स बेचने के लिए 2 लाख रुपए का, राइट। और ऐसे केस में मैं क्या सोच रहा था कि मैं रेस हॉर्स बेचूंगा, और उन्होंने कंसेंट क्या समझ के दिया? कार्ट हॉर्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? मतलब ये फ्री कंसेंट तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सेंस सेम नहीं हुआ। एक को रेस बेचना है, दूसरे को कार्ड खरीदना है, तो ये क्या है? ये फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्या है ये क्या है बेटा? मिस्टेक है। यहां दोनों पार्टी की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने बताया नहीं और आपने पूछा नहीं। अब तो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए गुड। अब चौथी बात लिखते हैं, लिखो बेटा। अभी हम लोग सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं, पता है ना आपको, उसके एसेंशियल कंडीशन। एक्सेप्ट बेटा लिखो बातें ने, लिखिए बेटा।
लिखो बेटा, एक मिनट लिख करके पढ़ो, एक सेकंड में आ रहा हूं बाथरूम से। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो बेटा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट और क्या दे रखा है, लॉफुल पर्पज। इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो पार्टी के बीच में लेन देन किया जा रहा है, ये लेन देन तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे से तभी लीगली बाउंड होंगी जब ये लेन देन जो किया गया है ये लीगल पर्पस के लिए किया जाए। लीगल पर्पस का मतलब किसी ऐसे गुड्स को खरीदने या बेचने के लिए किया जाए, या किसी ऐसे सर्विस को रेंडर्ड या अवेल्ड करने के लिए किया जाए जो कानूनी रूप से सही हो, कानूनी रूप से सही हो। जैसे हमारे पास चोरी का लैपटॉप है, अब वो लैपटॉप हम बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें, जरा बताओ एग्रीमेंट करें, तो क्या वो लॉफुल माना जाएगा बेटा? क्या माना जाएगा? नहीं ना। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल पर्पज। इसका मतलब है कि दो पार्टी के बीच में जो लेन देन किया जा रहा है दैट शुड बी रिलेटेड टू लीगल पर्पज, दैट शुड बी रिलेटेड टू द लीगल पर्पज। ये पहली बात समझ में आ गई। फिर एक्सेप्ट का मतलब जनरली ऑल एग्रीमेंट को हम लॉफुल और लीगल मानते हैं, सिवाय कुछ एग्रीमेंट को छोड़ करके, जो एक एक करके हम लोग अभी पढ़ेंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जितने पॉइंट हम पढ़ रहे हैं बेटा आज, यही आगे जाकर के वही पॉइंट आगे जाकर के यूनिट्स या टॉपिक बन जाएंगे, राइट। चलिए, तो हमने क्या बताया कि जनरली सारे एग्रीमेंट, बेटा एक मिनट, सॉरी ये बंद कर दो क्या? ओके, जनरली हमने बताया कि सारे एग्रीमेंट को हम लॉफुल ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं बेटा? लॉफुल, सिवाय ये 5 एग्रीमेंट को छोड़ करके। वैसे 6 हैं, हमने 2 एक साथ लिख दिए। स्टार्ट करें। मतलब बस हेडिंग याद रखनी बेटा, आगे हमें पढ़ना है। मतलब दैट मीन जब कोई भी एक लेन देन किस पर्पज के लिए किया जाए बेटा? इलीगल पर्पज के लिए किया जाए। अभी पढ़ेंगे। इलीगल का मतलब जो चीज मनाही है, प्रोहिबिटेड है,
जो किसी भी कानून में प्रोहिबिटेड है और उस तरह का काम करना दैट बी इलीगल। जैसे बहुत सारे एग्जांपल, चोरी का गुड्स हम खरीद बेच सकते हैं क्या, जरा बताओ बेटा? नहीं। इफ कर रहे हैं तो इसका मतलब इलीगल है। जैसे आपको पता है मेट्रो 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 एरिया में क्या हम थूक स्पीटिंग में थूक सकते हैं क्या? नहीं। क्या मेट्रो के अंदर डब्बे के अंदर हम शूटिंग या सिनेमाग्राफी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, फोटो वोटो ले सकते हैं? नहीं, प्रोहिबिटेड है, 1000 का फाइन है। बेटा बनाने पकड़े नहीं की बात अलग है बेटा, पकड़ लिए जाएंगे ना तो 1000 का फाइन है और 15 दिन की सजा है। चलो अच्छी बात है, भगवान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहली बात हमने बता दी बेटा, सामने देखो। फिर दूसरी बात क्या लिखी है, जरा देखो बेटा, इमोरल। अभी पढ़ेंगे। इमोरल का मतलब होता है कि जो समाज के हित में ना हो, मतलब अगेंस्ट सोसाइटी हो। मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ता है बेटा? सोसाइटी पे पड़ता है, राइट ना? जैसे पोल्यूशन है। अब ये पोल्यूशन बेसिकली, जैसे कोई भी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, बहुत सारे बिल्डर ने एसोसिएशन बना के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा उस एरिया वो पोल्यूटेड हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब जो उनके बीच में एसोसिएशन बन करके जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका तो बेनिफिट है, लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं? उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं ना बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा? इमोरल। इमोरल का मतलब जो अनैतिक है, जो नैतिक रूप से सही नहीं है। मतलब आप केवल अपने लिए मत सोचो, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो ये भी देखना पड़ेगा। जैसे टॉपर इंस्टीट्यूट है। अब टॉपर इंस्टीट्यूट का काम ये थोड़ी ना है कि भाई सारे बच्चों से, सबसे बच्चे जो फीस दे रहे हैं उनसे लेना ही लेना है। ऐसा नहीं कि जैसे टॉपर की ये भी मोरल ड्यूटी बनती है कि समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो समाज का मतलब है कि टॉपर, जैसे कोई बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसके पास फीस नहीं है, तो टॉपर को उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहिए। ये है क्या है बेटा? राइट ना, मोरल। अब इफ इस तरह का नहीं एक्ट कर रहा है टॉपर, तो इसका मतलब इमोरलिटी। इमोरल का मतलब होता है जो नैतिक रूप से सही ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? एग्रीमेंट फॉर इंजुरी ऑफ पर्सन या प्रॉपर्टी। सुपारी देना किसी को जान से मारने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ओके, ये भी लॉफुल नहीं होता। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अभी पढ़ेंगे। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है किसी राइट को रिस्ट्रेन करना। देखो बेटा, सबके पास फंडामेंटल राइट्स होता है। इफ हम किसी के बेसिक फंडामेंटल राइट को रोकते हैं, जैसे रोकने का मतलब होता है कि जैसे अब दो कोचिंग है, राइट ना, रोड अगल बगल दो कोचिंग है। अब एक कोचिंग बहुत तेजी से चल रहा है, दूसरा खुलने की वजह से कुछ बच्चे इधर कट जा रहे हैं। अब ये कोचिंग का ऑनर किसी एक्स के साथ एग्रीमेंट कर ले कि भाई हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, बगल वाला कोचिंग यहां से बंद करा दो। तो ये क्या है बेटा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्यों? क्योंकि आप कोई भी किसी के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हो, राइट ना? ये इसका मतलब। आगे देखते हैं बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्या बताया कि भाई एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए। इसके अलावा देखो बेटा, यहां लिखा है कि एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी वायर्ड एज पर सेक्शन दिस। बेटा ये जो पॉइंट है ना, यही सब वायर्ड होते हैं, और ये किस सेक्शन में आते हैं? यहां से लेकर के यहां तक के बीच में आते हैं, बस बात खत्म। अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये जो जितने पॉइंट हमने लिखे हैं ना, इसी से रिलेटेड इसमें सेक्शंस आते हैं। ओके बेटा, कुछ सेक्शन अलग से हैं, है ना? तो इसने बोला है कि ये भी हमें याद रखना है कि जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वायर्ड नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से वायर्ड नहीं हो। मतलब वो सेक्शन 24 से लेकर के 30 के बीच में कवर्ड ना हो, और सेक्शन 56, वैसे मैं आपको बता देता हूं, 24 है इलीगल एग्रीमेंट के लिए, 26 बेसिकली बेटा, राइट ना, एग्रीमेंट फॉर द माइनर मैरिज, माइनर मैरिज समझता हूँ, माइनर की मैरिज के लिए है। 27 जो है बिजनेस को रोकने के लिए, ऐसे बेटा एक एक करके है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये सेक्शन के अंदर कवर्ड नहीं होना चाहिए। अब एक बार पढ़ो फिर आगे बताते हैं। अभी हमने क्या बताया कि कौन कौन से एसेंशियल कंडीशन जो एज पर सेक्शन 10 रिक्वायर्ड है, गिन करके कितनी बेटा? 4-5 चीजें, है ना। अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो नॉर्मल, जो सेक्शन में नहीं दे रखे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो भी चीजें क्या है बेटा? जरूरी है। लिखो।
बेटा एक बार देख लो फटाफट ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा कुछ पूछना है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ पूछना है बच्चे, किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बेटा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि कौन कौन से एसेंशियल एज पर अदर देन एज पर सेक्शन 10 रिक्वायर्ड होता है। देखो बेटा कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कम से कम कितने लोग की जरूरत पड़ेगी बेटा? 2 लोग की। आप लिखो देयर मस्ट बी 2 पार्टी। दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन contract must be certain and unambiguous nature. Contract must be possible purpose, unambiguous nature, unambiguous nature। अभी सबके बारे में बताते हैं बेटा। UNAMBIGOUOUS, एम्बिग्यूअस, इसका मतलब होता है कि देखो बेटा सर्टेन का मतलब होता है सेम प्राइस, और इसका मतलब होता है सेम मैनर एंड क्वांटिटी। लिखो बेटा, बोलना स्टार्ट करें। लिखो बेटा, बोले बेटा। इधर देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अदर देन एज पर सेक्शन क्या दे रखा है 10। इसका मतलब है कि और कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जो एज पर सेक्शन 10 के अलावा हमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा रिक्वायर्ड। देखिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होने चाहिए? 2 पार्टी होनी चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशन। देखो बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा ना जहां पे इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, याद है ना? तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टी का लीगली बाउंड होना भी जरूरी होता है। जैसा कि हमने बताया था जनरली हर एग्रीमेंट में पार्टी लीगली क्या होती है? बाउंड।
सिवाय कौन कौन से एग्रीमेंट, बोलो, सोशल और डोमेस्टिक। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटा ये बात भी समझ लिया। इसके अलावा फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है बेटा, देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, प्रॉपर स्टैम्प पेपर होता है, प्रॉपर रिटन होगा, विटनेस होंगे, है ना बेटा, ओके, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, है ना। उसमें जितने भी विटनेस होंगे उनकी आईडी प्रूफ लगेगी, उनका एड्रेस प्रूफ अटैचमेंट लगेगा, पैन की कॉपी लगेगी, जो जिनके बीच में कॉन्टेक्ट किया जा रहा है उनके। और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब जैसे आपने यहाँ एडमिशन ले लिया, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये टॉपर आपसे बाउंड हो गया, आप टॉपर से बाउंड हो गए। और एक होता है फॉर्मल तरीका। फॉर्मल होता है जैसे कोई हमें टेंडर वेंडर प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना बेटा, यही तो तरीका। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि भाई जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है वो फॉर्मेलिटीज भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब क्या होना चाहिए बेटा, सर्टेन। सर्टेन का मतलब किस प्राइस पे किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी के लिए किया जा रहा है और किस मैनर में किया जा रहा है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बेटा, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने वाई के साथ एग्रीमेंट किया 50 लीटर ऑयल सेल करने के लिए एट द रेट ऑफ 500 पर लीटर। इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? आप लोग बताओ, क्या ये वैलिड है, सर्टेन है? एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको 50 लीटर ऑयल सेल करेंगे 500 रुपए पर लीटर के रेट से। इज दैट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? नहीं। बताओ बेटा क्यों नहीं? ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, अच्छा। अरे और कोई बच्चा? वैलिड? कितने बच्चे बोल रहे हैं वैलिड नहीं है, पहले तो ये बताओ। चलो 3 बच्चे बोल रहे, 4 बच्चे, हाँ बोलो बेटा क्यों वैलिड नहीं है? अच्छा सेम प्राइस नहीं है? अरे बेटा हमने बोला तो भाई कि एक्स ने वाई के साथ एग्रीमेंट किया कि हम आपको 50 लीटर ऑयल सेल करेंगे एट द रेट 500 पर लीटर। यहां प्राइस तो सेम है, एक ही प्राइस है। और नहीं कौन बोल रहा था बेटा? बोलो बच्चे, 1 मिनट, हाँ बोलो बेटा क्यों? चलिए नहीं के फेवर में है कोई बच्चा? सब लोग गलत बोल रहे हो बेटा। वैलिड नहीं है क्योंकि हमने वर्ड यूज किया ऑयल। ऑयल आपको पता है मिनरल ऑयल भी हो सकता है, एडिबल ऑयल भी हो सकता है ना बेटा, हेयर ऑयल भी हो सकता है। किस तरह का ऑयल, हमने कहीं कुछ वर्ड यूज किया क्या? इसका मतलब ये सर्टेन नहीं है, ये वैलिड नहीं है। लेकिन हम ऐसे बोल देते कि एक्स जो है वो कोकोनट ऑयल डीलर है और फिर बोलते कि उसने एग्रीमेंट किया 50 लीटर ऑयल सेल करने के लिए 500 रुपए पर लीटर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? यस वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया कि ये किस तरह का बिजनेस कर रहा है, कोकोनट ऑयल डीलर। मतलब आपको ये छोटी छोटी बारीकी भी देखनी पड़ेगी कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अलावा अनएम्बिगुअस मतलब सेम मैनर क्वांटिटी। जैसे हमने ऑफर दिया पुरानी चीज के लिए, आपने कंसेंट दे दिया नई चीज के लिए, तो मैनर कहां से हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी, क्या लिखा है बेटा, पॉसिबलनेस। पॉसिबल पर्पज का मतलब है कि जो लेन देन है वो लेन देन तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जब किसी ऐसे गुड्स के लिए किया जाए, किसी ऐसे सर्विस के लिए किया जाए जो परफॉर्म करना पॉसिबल हो। जैसे हमारे पास कार थी, वो कार चोरी हो चुकी है, हमें पता है अच्छी तरह चोरी हो चुकी है, और जो खरीदार खरीदने आया उसे भी हमने बता दिया कि देखो भाई कार खरीदने तो आया, वो कार हमारे 2-3 दिन पहले चोरी हो गई, हाँ इंक्वायरी कर रही है पुलिस, मिल जाएगी तो हम आपको देंगे। अब उसने खरीदने के लिए वो कार एग्रीमेंट कर लिया, जो कार जिस समय एग्रीमेंट किया जा रहा है उस समय हमारे पास है ही नहीं। बताओ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? क्योंकि हम इम्पॉसिबल पर्पज के लिए कर रहे हैं। जैसे एक्स ने वाई से बोला आकाश से तारे तोड़ के लाओ, हमें किसी को गिफ्ट में करना है, देना है, 5 लाख रुपए देंगे। इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या?
नहीं। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि जब कोई भी लेन देन किसी ऐसे पर्पज के लिए किया जाए जो परफॉर्म करना पॉसिबल हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड। अदरवाइज वैलिड नहीं होता। पढ़ो बेटा, पढ़ने के लिए बोला, फिर आगे बढ़ते। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा पढ़ने के लिए बोला, फटाफट एक सरसरी नजर देखो पूरा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा कुछ पूछना है तो पूछो। एक्सेप्ट नहीं किया उसने, कंसेंट नहीं लिया बेटा, वो तो बेसिकली हमने बताया ना, एग्रीमेंट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब एक्सेप्टेंस ले लिया। समा बेटा एक्सेप्टेंस ले लिया तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अनएम्बिगियस का मतलब होता है बेटा कि जो जिस प्राइस पे, सॉरी, जितनी क्वांटिटी के लिए किया गया, जिस तरह की क्वांटिटी के लिए किया गया, वो सारी चीजें क्लियर हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लीज देख लो बेटा। अब हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिखो बेटा, ऐसे चार्ट बनाओ, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। इनफोर्सिबिलिटी, लिखो बेटा। टैसिट, TACIT, टैसिट बेटा आपके बुक में दिया होगा। एग्जी, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। लिखो बेटा, एक एक करके बताते।
लिखो बेटा, स्टार्ट करें बोलना, लिखो बेटा। बोले, चलिए बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ, क्या दे रखा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने जो सीखा, हम लोग ने सीखा कि भाई, क्या सीखा बेटा हम लोग ने? कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, राइट? हमने दो बेस सीखा, एज पर सेक्शन 10, एक अदर देन एज पर सेक्शन 10। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के टाइप। इधर देखिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के सबसे पहले टाइप पढ़ने के पहले समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट के 3 स्टेज होते हैं। स्टेज बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, एक जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 स्टेज से पास ऑन होकर के फिर फिनिश होता है। सबसे पहले स्टेज को क्या बोलते हैं बेटा? क्रिएशन। इसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हमें किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कितने तरीकों से हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे आपके बुक में मैं देख रहा हूं कि इसमें केवल 4 ही दे रखा है, वैसे एक और टैसिड भी होता है ना? आपको सारी चीजें बताएंगे। क्लियर हो गई बात? देखो बेटा, जब क्रिएशन के बाद फिर वो आता है कहां पे बेटा? एग्जीक्यूशन में। देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात, आप ही को ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया यहाँ पे टॉपर में? एडमिशन। एडमिशन का मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर क्लास स्टार्ट हुई कि पहले क्लास स्टार्ट हो गई? बाद में स्टार्ट हुई। इसका मतलब पहले आपने एडमिशन लिया। तो जब एडमिशन लिया तो ये पहली कैटेगरी किसी एक में कवर्ड है, आप अभी बताएंगे किस में है। ओके, फिर उसके बाद आपकी क्लासेज स्टार्ट हो गई, अभी क्लासेज आपकी चल रही है, मतलब अभी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है, राइट? और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर किस में चला जाएगा बेटा? इनफोर्सिबिलिटी। जैसे आपका सिलेबस नहीं हो पाया तो आप मेरे अगेंस्ट एक्शन लेंगे, इफ आपका हो गया तो आप मेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे। तो इनफोर्सिबिलिटी में हम लोग ये सीखेंगे कि कब आपका अधिकार मेरे अगेंस्ट होगा, हमारा अधिकार आपके अगेंस्ट होगा। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट 3 स्टेज से पास ऑन होकर के फिर फिनिश होता है, ऐसे समझ लो। पहले एडमिशन, फिर क्लास, और फिर सिलेबस खत्म, अपने घर जाओगे, पेपर दोगे, है ना बेटा? और इफ हमने बीच में कोई गड़बड़ी कर दी तो इनफोर्सिबिलिटी के तहत आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो, केस कर सकते हो। बोलना स्टार्ट करें। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पहला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, राइट ना? जिसमें क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? हम क्या पढ़ेंगे? क्रिएशन। हटा दें इसको। ओके बेटा, चलिए। एक बच्चे ने बोला पेपर नहीं दिखाया, मैं पेपर भी दिखा देता हूं बेटा। हाँ, नहीं, बच्चा बोल रहा था ना। हाँ, अब धीरे धीरे चलो बेटा, पहला टाइप कौन सा दे रखा है जरा बताओ। दोनों चीज बता दे। एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट लिखो बेटा। लिखो बेटा।
बेटा लिखो। हाँ बेटा, अवेल सच सर्विस लाइक। बेटा बातें नहीं, बेटा क्या हो रहा है? कहाँ पे? इम्पोज्ड। इम्पोज मतलब थोपना, लगाना। रेंडर्स वॉलेंट्री सर्विस विथ विथ
लिखिए बेटा, फिर आपको समझाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लिख लो पहले। कंपनसेट, कंपनसेट मतलब होता है भरपाई करना। हाँ हाँ, बाउंड, सॉरी, लाइबल टू बाउंड। यहां कॉमा लगा देना बेटा। बोलना स्टार्ट करें। बोले बेटा, इधर देखिए। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा, क्या? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हमने बताया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले क्रिएशन। क्रिएशन या आपके बुक में दे रखा है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्रिएशन दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम फॉर्मेशन की बात करें तो बेटा कितने तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहला तरीका क्या दे रखा है जरा बताओ बेटा? एक्सप्रेस। ये तो बहुत सिंपल है। एक्सप्रेस का मतलब है, बस इसको अंडरलाइन कर लो, जो कॉन्ट्रैक्ट रिटेन में किया जाए या ओरली किया जाए। ओके बेटा, जो कॉन्ट्रैक्ट रिटेन में किया जाए या ओरली किया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्रेस। अब आप बोलेंगे सर रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेन का मतलब है कि जैसे मैं सेलर हूं, आप बायर हो, हमने लेटर में, लेटर के थ्रू, आपको ईमेल के थ्रू, है ना, सॉरी ईमेल नहीं, गलत बोल गए, क्या बोलते हैं, जर्नल लेटर या स्पीड पोस्ट के थ्रू हमने आपको ऑफर दिया और लेटर आपके तक पहुंचा। आपने लेटर को पढ़ा, मार्केट में सर्वे किया कि भाई ये हमारे लिए बढ़िया है, बेटर ऑप्शन है कि नहीं। आपको लगा कि ये बेटर ऑप्शन है, आपने लेटर के थ्रू ही हमें क्या दे दिया? एक्सेप्टेंस दे दिया। तो यहाँ पे हमारे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? एक्सप्रेस का मतलब जो लेन देन रिटेन में किया जाए या किस में किया जाए बेटा? ओरली, या पार्टली रिटेन में किया जाए और पार्टली किस में किया जाए? ओरली। अब आप बोलेंगे सर पार्टली रिटेन पार्टली ओरली का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे हमने आपको लेटर के थ्रू ऑफर दिया, बट आपने जो कंसेंट दिया वो टेलीफोनिक दे दिया कि अनूप सर आपका लेटर हमारे पास पहुंच गया, हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट है, आपने फोन से बता दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? ओरली। तो पार्टली रिटर्न, एक पोर्शन रिटर्न में हुआ, एक पोर्शन ओरली, तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे? एक्सप्रेस। क्या मानेंगे? एक्सप्रेस। या ये भी नहीं समझ में आता तो आप बोलोगे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्टेंस के थ्रू क्रिएट किया जाए। किसके थ्रू बेटा? ऑफर और एक्सेप्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये पहली बात समझ में आ गई। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात देखो बेटा क्या लिखा है? क्या लिखा है? इम्प्लाइड। अब बेटा यहां पे आपको समझ में आना है। देखो बेटा इम्प्लाइड में इसको अंडरलाइन करो, अदर देन रिटन एंड ओरल मैनर, इसको अंडरलाइन कर लो। बोलना स्टार्ट करें। देखो बेटा अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ना ही रिटर्न में किया जाए और ना ही ओरली, मतलब हमें आपके साथ लेन देन करना है, नहीं मैं बोल करके आपसे लेन देन कर सकता हूं और नहीं लिख करके। तो अब जरा सोचो कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। हमने लिखा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोस कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड या विच इज डन बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब इशारों, अभी हम प्रूव करेंगे, इशारों के थ्रू किया जाए या कंडक्ट ऑफ द पार्टी, पार्टी के एक्टिविटीज करने की वजह से हुआ किया जाए, या बाय एक्शन। मतलब अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं, मतलब जो लेन देन ना ही रिटेन में हो, ना ही ओरली हो, और ना ही राइट ना अदर देन रिटेन एंड ओरल हो, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट ऑफ पार्टी या इंप्लीकेशन या एक्शन के थ्रू होता है, मतलब
उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये कंडक्ट है, एक्शन है या इम्प्लीकेशन, कैसे पता चलेगा? हम आपको बताते हैं। इसका मतलब एक लाइन में याद रखना है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए वॉलेंट्री सर्विस करे, वॉलेंट्री मतलब समझते हो ना, कहने पे नहीं, अपने मर्जी से। ओके बेटा, वॉलेंट्री सर्विस करे विथ एक्सपेक्टिंग, किस इरादे से, टू रिसीव कंसिडरेशन, कि भाई जो हम काम कर रहे हैं इसके बदले में सामने वाला बंदा हमें इसकी मजदूरी देगा, राइट, with expecting to receive consideration and अदर पार्टी बिकम साइलेंस, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो पार्टी देख रही है कि ये बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, वो साइलेंस हो जाए। साइलेंस का मतलब मना ना करे, साइलेंस का मतलब मना ना करे, वो शांत रहे। तो इसका मतलब है कि उसने सर्विस को क्या कर लिया, अवेल्ड कर लिया। अरे बेटा हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपको मना करना चाहिए, अनुसार मत पढ़ाइए हमें, मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं देंगे। लेकिन आप पढ़ना चालू कर दिए, बैठ के पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस हो गया। जरा बताओ बेटा आप लीगली बाउंड हो कि नहीं हो ना? क्यों? क्योंकि यहां पे जब एक पार्टी वॉलेंट्री सर्विस करे, जैसे आप यहां पे पढ़ रहे थे, आपका दोस्त आया पढ़ने के लिए और आप अपने क्लास में आके बैठा लिए उसे। अब वो डेली क्लास ले रहा था, कोई किसी ने टोका नहीं कि भाई स्लीप लाओ, दिस लाओ, दैट लाओ। अब देखा जाए यहां पे इशारों में कंसेंट हो रहा है कि नहीं, इंप्लीकेशन। हमें भी पता है कि ये बच्चे ने फीस नहीं दे रखा है, एडमिशन लिया, एक बच्चे के साथ आ रहा है और ऐसे पढ़ रहा है, वो भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ाता रहा हूं। अब उसका सिलेबस हो जाए, जरा बताओ बेटा उसकी क्या ड्यूटी बनती है, फीस देने की। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो बच्चा बोले कि सर आपने पहले तो बताया नहीं, हमें लगा कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं। नहीं, यहां पे वो लीगली क्या हो गया, बाउंड, किसके अकॉर्डिंग बेटा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर समझ लो इंप्लाइड के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, जब एक पार्टी वॉलेंट्री सर्विस करे, किस इरादे से बेटा, एक्सपेक्टिंग टू रिसीव कंसिडरेशन, इसके बदले में हमें रिटर्न में मिलेगा कुछ पैसा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, पार्टी साइलेंस होकर के उसकी सर्विस को क्या कर ले, अवेल्ड कर ले। तो इसी को तो अवेल्ड कर लेगी, तो वो तीसरी बात, वो लीगली क्या हो जाएगी, बाउंड, अपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए। और जहां पे ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, बाउंड हो गए, आप उसके रिटर्न में पैसा दोगे, तो ये लेन देन हो गया, और इसी लेन देन को हम क्या बोलेंगे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? अब क्वासी में भी वही लिखा है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पढ़ो बेटा, क्वासी में भी यही लिखा है, पढ़ो। अब दोनों में डिफरेंस बताते हैं हम आपको, पढ़िए, एक सेकंड में आ रहा हूं बेटा।
कि क्या किसका दिमाग कितना, दोनों में क्या डिफरेंस है? सब कुछ वैसे मिलता जुलता है कि नहीं? अब दोनों में डिफरेंस बताओ बेटा क्या है? दोनों में तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं भाई, सब कुछ वही है बेटा, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस। रिटर्न रिटर्न दोनों में नहीं है भाई, रिटर्न कहां है? दोनों में क्या डिफरेंस? क्या बेटा इंपोज बाय लॉ में रिटर्न कहां दिया हुआ है? अरे नहीं भाई, गुड्स सर्विस दोनों कोई भी हो सकता है। अच्छा क्या हमने लिख दिया, तो गुड्स लिख दिया क्या? वॉलेंट्री सर्विस, एक मिनट, सर्विस, और पहले वाले में क्या लिखा था? सर्विस ही तो है भाई दोनों में, गुड्स कहाँ है? मतलब गुड्स के लिए भी हो सकता है, सर्विस के लिए हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। सर्विस में दोनों चीज आ जाएगी। अरे भाई सर्विस हम गुड्स की दे या किसी की सर्विस तो है ना। अब मैं बताता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ बेटा, किस में? थर्ड वाले में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ और बताओ, हाँ थोड़ा सा बच्चा सही बोल रहा है, मिस्टेक तो नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो बेटा। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो बंदा वॉलंटरी सर्विस करता है वो जिसके लिए करता है उसके सामने कर रहा है, वहां साइलेंस है, यहां साइलेंस नहीं है। यहां मतलब यहां पे भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पे क्या है, जैसे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी में बस एक ही डिफरेंस है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बाय इंप्लीकेशन, मतलब हम आपके लिए आपके सामने वर्क कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि अनूप सर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको भी पता है कि सर हमें पढ़ा रहे हैं, बट आप साइलेंस हो, आप न मना कर रहे हो और नहीं मैं मान रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ओके बेटा, तब तो ये क्या हो गया, इंप्लाइड। और जहां पे मैं आपके सामने आपके लिए काम नहीं कर रहा हूं, आपके पीठ पीछे काम कर रहा हूं, और जो आपके लिए ऑब्लिगेशन बन जाए, ऑब्लिगेशन तो समझते हो ना, दायित्व। जैसे हम कोई ऐसा काम करें वो काम आपके लिए ऑब्लिगेशन बन जाए, तो वो क्या हो जाता है बेटा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल, अब आप बताओ ये किसका एग्जांपल है? जैसे एक कुली है, अब वो, जैसे हम अपने ऊपर एग्जांपल ले ले, हम दिवाली में अपने होम टाउन गए और वहां से आए, ट्रेन के थ्रू आए, हमने, हमारे पास लगेज ज्यादा था, हमने लगेज को क्या किया, अनलोड कर लिया प्लेटफॉर्म पे। ड्राइवर बाहर खड़ा होता रेलवे स्टेशन के बाहर, हमने उससे फोन किया कि भाई 3-4 लगेज है, आप आ जाओ, आप भी 2 ले जाओ, एक मैं ले लेता हूं, फिर चलते हैं हम लोग साथ में। अब ऐसे केस में हमने प्लेटफॉर्म से ड्राइवर को फोन किया। अब ड्राइवर बेटा बाहर खड़ा हुआ है तो 5 मिनट लगेगा आने में अंदर, राइट ना, टिकट भी लेगा, प्लेटफॉर्म टिकट, उसके बाद आएगा, ये चलो ऐसे ही आ जाएगा। अब उस 5 मिनट के अंदर मैं खड़ा होकर के प्लेटफॉर्म पे इधर उधर देखने लगा, लड़की नहीं देख रहा था, मतलब हमें टाइम पास करना था बेटा, इधर उधर देख रहे थे कि क्या डेवलपमेंट है, पहले और अब की अपेक्षा में कितना फर्क है। अब क्या है कि जब मैं इधर उधर देख रहा था तो मेरे बगल से कुली जा रहा था और मेरे बगल में लगेज पड़ा हुआ था 3 पैकेट। ओके, कुली ने सोचा कि किसी कुली को ढूंढ रहे हैं, बट हम ढूंढ तो कुछ अलग ही रहे थे। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि कुली आया और कुली ने हमसे पूछा नहीं, उसने लगेज उठाया और 3 पैकेट लेके चल दिया। जब हमारी नजर कुली में पड़ी, देखा मेरा लगेज लेके जा रहा था, हमने उससे कुछ मना नहीं किया, मैं भी उसके पीछे चलता चला गया। अब प्लेटफॉर्म के बाहर जहां पे टैक्सी अवेलेबल रहती है वहां पे ले जाकर के उसने अनलोड कर दिया, बोला सर 200 रुपए मेरी मजदूरी बनी, आप हमें दे दीजिए। यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन है कि मैं उसको पेमेंट करने के लिए बाउंड हूं कि नहीं, पहली बात, और हूं तो किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। ये कौन सा एग्जाम्पल है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पे सामने आपके वर्क कर रहे हैं, है ना बेटा, और हम साइलेंस हो गए, हमने उसकी सर्विस अवेल कर ली। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इंप्लाइड। जैसे डीटीसी बस से ट्रेवल करना किसका एग्जाम्पल हो गया, इंप्लाइड। अब क्वासी कैसे होगा, क्वासी के एग्जाम्पल देख बताते हैं। जैसे हमें इस बच्चे को 10,000 रुपए देना है, मैं नहीं दे पा रहा था, मैं टीचर हूं, वैसे भी टीचर में ज्यादा पैसा नहीं होता। अब जैसे इस बच्चे को हम नहीं दे पा रहे थे, अब ये बच्ची हमसे कोचिंग लेती थी और जब ये पढ़ने के लिए आती थी
तभी ये बच्ची फोन कर दी, पैसा लाओ सर, पैसा लाओ, आप बहुत धोखेबाज हो, दिस हो दैट हो, बड़ी बड़ी शिक्षा देते हो, दूसरे का पैसा बेईमानी करते हो। अब ये बच्ची को क्लास में डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि भाई हम इस बच्चे को समझाने में, बेटा अभी नहीं है, मैं दे दूंगा, दिस दैट, तब तक इसका क्लास डिस्टर्ब होता था। एक दिन ज्यादा डिस्टर्ब हो गई बच्ची, घर पे जाके इसने अपने पेरेंट्स से सारी बात बताई। पेरेंट्स को लगा कि भाई अच्छे आदमी हैं, पेरेंट्स ने हमसे पूछा नहीं, और इस बच्ची के पास गए और इस बच्ची का जो पैसा हमें देना था 10,000 रुपए पे कर दिया। अब यहां पे हमें पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स को देना पड़ेगा, तो ये किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत देना पड़ेगा? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? सब कुछ वही है, यहां पे भी वॉलेंट्री सर्विसेज, बच्चे के पेरेंट्स ने पेमेंट किया, वॉलेंट्री सर्विस किया, विथ एक्सपेक्टिंग टू रिसीव कंसिडरेशन, ये पैसा अनूप सर हमें दे देंगे। ओके बेटा, और जो हमारे लिए क्या बन गया? ऑब्लिगेशन बना ना, जो बंदा हमारे लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा उसे। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्वासी। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चौथा लिखो बेटा। टाइम हो गया? अच्छा चले कोई बात नहीं, पढ़ लो, टाइम हो गया तो अच्छी बात है, पढ़ लो बेटा, आप खुश रहो। वैसे अभी हुआ नहीं, 12 मिनट बचे हैं, लेकिन आप खुश रहिए। पढ़ लो बेटा, पूरा पढ़िए आज जितना पढ़ा। देखो इसी को लड़कपन बोलते हैं। आप लोग पढ़ाई पे कम, छुट्टी में ज्यादा ध्यान रख रहे हो कि टाइम हो गया है। ये आपकी गलती नहीं, आपकी एज की गलती है। हाँ बेटा, अब बच्चे बोलने रहने दो, अगली क्लास में बताना। अब बताओ मैं क्या करूं? पढ़ो बेटा। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में बता देंगे, पढ़ लो पूरा, पूरा पढ़िए आज का। ऑनलाइन में बच्चे के बता, किसी कुछ पूछना है? ऑनलाइन में बच्चे हाँ, एक बच्चे ने बोला कि सर क्वासी फिर से समझा दीजिए। बेटा फिर से बताएंगे बच्चे। अमन अरमान बेटा, क्वासी का मतलब एक लाइन में समझना है, क्वासी में भी हम सर्विस रेंडर करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, विथ एक्सपेक्टिंग टू रिसीव कंसिडरेशन, बट उसके सामने नहीं, उसके पीठ पीछे। मतलब पीठ पीछे का मतलब है उसके लिए हमने काम कर दिया जो उसके लिए ऑब्लिगेशन बन गया, जैसे हमने पेमेंट वाली बात बताई है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे दूसरी बात, आप किसी हॉस्टल में रहते हो और आप अपने दोस्त के साथ रहते हो, उस आपके दोस्त ने पिज्जा ऑर्डर किया, अब उसने आपको नहीं बताया कि हमने पिज्जा ऑर्डर कर रखा था, वो कहीं आया, कोई काम आया, वो चला गया। अब पिज्जा वाला आया, वो उसने बेल दबाई, किसी ने बेल नहीं खोला, गेट नहीं खोला, उसने वहीं रख करके नीचे चला गया। आपको लगा, आपने गेट खोला, 5-10 मिनट के बाद देखा पिज्जा गेट के बाहर रखा हुआ है, आपने इधर उधर देखा, सोचा कोई नहीं है, आपने पिज्जा खा लिया। अब बताओ बेटा आपका ऑब्लिगेशन क्या बनता है? पेमेंट करो अपने दोस्त को, है ना? नहीं करोगे? क्या बात है। चलिए। चलिए। हाँ दोस्ती में तो नहीं देंगे, ये तो कंफर्म है। बेटा पढ़ने के लिए बोला है, प्लीज बेटा ऑनलाइन में बच्चों, ऑनलाइन में बच्चे आज फिर जितना पढ़ा आपने प्लीज एक बार पढ़ो, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। सर अगर पिज्जा ना खाए तो लाइबल होगा क्या? अरे क्यों लाइबल हो भाई, तब तो लाइबल नहीं हो बेटा। बेटा दूसरे की चीज आप खा गए तो आपका ऑब्लिगेशन बन गया ना, उसका पेमेंट करो, और नहीं खाए तो कोई बात ही नहीं है।
बेटा अब एक बार हम पूरा रिवाइज कर देते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने स्टार्ट किया, अगली क्लास में पहला इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप और कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल कंडीशन। फिर हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे से, ऑफर और एक्सेप्टेंस। स्टार्ट करें बेटा। पहली बात आज हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट करने के तरीके, एसेंशियल कंडीशन। एसेंशियल कंडीशन में दो बातें बताई कि इसके दो बेस होते हैं, एक एज पर सेक्शन 10, एक अदर देन एज पर सेक्शन 10। एज पर सेक्शन 10 में 5 बातें बताई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, बट एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, दो को छोड़ करके। कौन कौन से बेटा? सोशल और डोमेस्टिक। फिर हमने बताया जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, दे आर कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट, वो साउंड और मेजर होने चाहिए, एक्सेप्ट माइनर, अनसाउंड पर्सन और डिस्क्वालीफाइड। फिर तीसरी बात बताई कि जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने जो अपना कंसेंट दे रखा हो, दैट विल बी फ्री विदाउट एनी प्रेशर। जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट सेट टू बी फ्री, एक्सेप्ट, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्री ही माना जाता है, सिवाय कोर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। फिर चौथी भी चीज बताई कि जो एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी लॉफुल, मतलब लॉफुल होना चाहिए, लीगल पर्पज के लिए लेन देन किया जाए जनरली। फिर बताया कि जनरली ऑल एग्रीमेंट टू बी लॉफुल एक्सेप्ट 5 केसेस। पहला, इलीगल लॉफुल नहीं होता, इमोरल लॉफुल नहीं होता, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होता, फ्रॉडुलेंट नहीं होता, डिफीटेड बाय लॉ नहीं होता। ओके बेटा, ये सब लॉफुल नहीं होते, आगे पढ़ेंगे, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बताया इसके अंदर एक बात और भी कि ये भी देखना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली एज पर सेक्शन 24 से लेकर के 30 के बीच में एंड 56 में कवर्ड ना हो रहा हो, क्योंकि उसमें वायर्ड होता है। ओके बेटा, चलिए। फिर उसके बाद हमने बताने की कोशिश की अदर देन एज पर सेक्शन 10। अदर देन एज पर सेक्शन 10 में बताया दो लोग होने चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए, बेसिक जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी फुलफिल हमने कर रखा हो, सर्टेन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और पॉसिबल नेचर। 5 बातें इसमें भी बताई। क्लियर बेटा? फिर हमने स्टार्ट किया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट टाइप पढ़ने के पहले हमने ये बताने की कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्ट के कितने स्टेज होते हैं? 3। एक फॉर्मेशन का, एग्जीक्यूशन का और इन्फोर्सिबिलिटी। फॉर्मेशन के अंदर 5 केसेस होते हैं, एक एक करके हमने आज, हाँ क्रिएशन फॉर्मेशन एक ही होता है बच्चे, हमने बताया भी था शायद आपको, है ना, बताया था ना बेटा आपको। चलिए, तो क्रिएशन फॉर्मेशन के अंदर 5 कैटेगरीज होती है, आई थिंक आज हमने 3 बताए। चलिए, पहली बात बताई एक्सप्रेस का मतलब जो रिटन या ओरल किया जाए या विथ ऑफर और एक्सेप्टेंस। फिर दूसरी बात बताई इम्प्लाइड, इसका मतलब अदर देन रिटन एंड ओरल, मतलब विच आर क्रिएट बाय इम्प्लीकेशन या कंडक्ट ऑफ द पार्टी या एक्शन। इसका मतलब भी हमने बताया कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने उसके लिए सर्विस रेंडर करे, ऐसे याद रखो, सर्विस रेंडर करे और वो पार्टी साइलेंस होकर के सर्विस को क्या कर ले? अवेल कर ले, तो लीगली क्या हो गई? बाउंड। इसी को बोलते हैं एक्शन, कंडक्ट ऑफ पार्टी या बाय इम्प्लीकेशन, इशारों में, भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको मना करना चाहिए, क्यों नहीं मना कर रहे हो? ओके बेटा, ये बात। और फिर कॉसी में हमने बताया कि कॉसी का भी मतलब होता है अदर देन रिटन एंड ओरल, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे के लिए काम तो करते हैं, उसके लिए ऑब्लिगेशन तो बनता है, बट उसके सामने नहीं, है ना। ओके, यहाँ पे हमने बताया 3 चीजें कि वॉलंटरी, वहां पे भी 3 चीजें थी, यहाँ पे भी है, वहां साइलेंस वाला कॉन्सेप्ट था, यहाँ साइलेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पीठ पीछे हम आपके लिए काम कर रहे हैं, समझ रहे ना, आपके सामने करेंगे तो इंप्लाइड हो जाएगा। एक एक वर्ड को समझिए बेटा, है ना, जो आपके लिए ऑब्लिगेशन बन जाए उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंप्लाइड। अच्छा, ऑब्लिगेशन कोई जरूरी नहीं कि लेन देन में बने, और भी ऑब्लिगेशन बन सकता है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, अब ये बच्ची का मोबाइल रखा है, या बच्ची जल्दी जल्दी क्लास ओवर, यहाँ मोबाइल छूट गया, इससे हमें ये मोबाइल मिल गया, तो हमारा ऑब्लिगेशन है ये बच्ची को मोबाइल देना, इसका मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्वासी। ओके बेटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ओके, अब क्लास ओवर करते हैं। ऑनलाइन बच्चे किसी को कुछ पूछना है बेटा?
बेटा किसी बच्चे को, हाँ बेटा, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए हम आपके ग्रुप में डाल दें क्या? आपका ग्रुप क्या है बस ये बता दो। एक इंस्टाग्राम में ना बेटा? अच्छा, बेटा तो सर बोलेंगे। चलो, आ, किस नाम से है सीए फाउंडेशन? जनवरी बैच ना बेटा? मई, भेज दिया बेटा।